हेलो फ्रेंड्स, आज हम दोबारा फिर उपस्थित हुए हैं एक नए वीडियो के साथ। आपका संविधान का अगला जो वीडियो होगा, जो हमारा नागरिकता के बाद अगला संविधान का टॉपिक माना जाता है, और ये टॉपिक्स बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। इस टॉपिक्स का वर्तमान के लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। इस वजह से आज का जो ये टॉपिक आपका है, इस टॉपिक को आपको एक अच्छी तरीके से देखना है, क्योंकि यहाँ पर जिस टॉपिक की हम शुरुआत कर रहे हैं वो आपके केवल इस एक वीडियो में कंप्लीट नहीं होगा। ये लंबा टॉपिक चलेगा और इस टॉपिक का आपका नाम है मूल अधिकार। जनरली अगर यहाँ पर हम मूल अधिकार का नाम लिखें, उसी से ये कहा जा सकता है कि जिन्होंने पहले कुछ समझ रखा हो या जिसने जो पढ़ रखा हो, वो इस टॉपिक को लेकर इसकी वर्तमान प्रासंगिकता है उसको समझ सकता है। यहाँ पर हम इस जो मूल अधिकार की बात कर रहे हैं, ये मूल अधिकार आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी के हिसाब से भी बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। और दूसरी चीज़ ये कहा जाता है कि वर्तमान की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी इसका बड़ा योगदान माना जाता है। हम इस मूल अधिकार पर बात करेंगे। हम इस मूल अधिकार का जो इतिहास भारत में रहा उस पर बात करेंगे। उससे पहले हम इस मूल अधिकार की भारतीय संविधान में जो स्थिति है उसके संदर्भ में अगर हम बात करें, तो पहली तो चीज़ ये मानी जाती है कि इसका उल्लेख संविधान के भाग 3 में किया गया है। यानी कि आपके नागरिकता के बाद जो अगला टॉपिक आता है वो आपका मूल अधिकार माना जाता है। और दूसरी, अगर यहाँ पर हम इसकी बात करें तो इसे अनुच्छेद का जो इसका वर्णन है वह आपके आर्टिकल 12 यानी कि 12 से लेकर 36 तक, 12 से 36 तक आपके मूल अधिकारों के अनुच्छेदों का वर्णन किया गया है। और इसके बाद ये दो चीज़ें कंप्लीट होने के बाद आपके इस मूल अधिकार को हमने जो ग्रहण किया है, इसे हमने भारतीय संविधान में ग्रहण किया है, वह अमेरिकी संविधान माना जाता है। अमेरिकी संविधान या अमेरिका से हमने इस मूल अधिकार को ग्रहण किया। ये 3 चीज़ें यहाँ पर आपके संविधान में इन मूल अधिकारों की स्थिति के संदर्भ में मानी जाती हैं। अब हम बात करेंगे कि भारत में मूल अधिकारों की स्थिति या फिर इसका हिस्ट्री या इतिहास क्या रहा। मूल अधिकार होते क्या है उस चीज़ को समझना। यहाँ पर मूल अधिकार 2 तरीके से माने जाएंगे। अधिकार सामान्यतः आपके 2 तरीके से होते हैं। एक तो होता है मूल अधिकार, एक होता है सामान्य अधिकार। सामान्य अधिकार जनरली सामान्य लोगों को प्राप्त होते हैं एक क्षेत्र विशेष में, और उस क्षेत्र उन सामान्य अधिकारों को कभी भी नियंत्रित किया जा सकता है। जबकि अगर हम मूल अधिकार के रेफरेंस में बात करें तो मूल अधिकार देश की जनता को या नागरिकों को देश की संविधान द्वारा प्रदान किया जाता है, और इन मूल अधिकारों की या इन अधिकारों की रक्षा का अधिकार भी या संरक्षण आपके संविधान द्वारा किया जा सकता है। कोई भी सरकारें हों, वह सरकारें इन मूल अधिकारों में का हनन नहीं कर सकती। हाँ, भारत में केवल मात्र आपातकाल या राष्ट्रीय आपातकाल, जिसका वर्णन आर्टिकल 352 में किया गया है, उस स्थिति में भारत के मूल अधिकारों का हनन का नियंत्रण किया जा सकता है या इन्हें प्रतिबंधित किया जा सकता है। लेकिन उस स्थिति में भी आपकी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जिसका उल्लेख आपके आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 में किया गया है, उन्हें प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर हम मूल अधिकार को अगर एक डिफाइन करें तो इस तरीके से किया जा सकता है कि देश के नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदान किए गए ऐसे मौलिक अधिकार जो किसी व्यक्ति के मानसिक शारीरिक विकास के लिए बड़े महत्वपूर्ण माने जाते हैं, इन्हें मूल अधिकार कहा जाता है। या फिर अगर हम इसे एक लाइन में डिफाइन करें तो इस तरीके से माना जा सकता है कि किसी व्यक्ति के पूर्णतः शारीरिक और मानसिक विकास के लिए जो मूलभूत अधिकार होते हैं उसे आप मौलिक अधिकार कहते हो।
तो हमने यहाँ पर दो तरीके की डेफिनेशन का इस मूल अधिकार के रेफरेंस में बात की। अब हम इस मूल अधिकार के इतिहास पर जाते हैं कि आपका मूल अधिकार आया कब, किस तरीके से आया। वैसे तो ये कहा जाता है कि विश्व में मूल अधिकारों का जननी, मूल अधिकारों का जो जननी देश है उसका नाम है ब्रिटेन। विश्व में सबसे पहले अगर किसी देश में मूल अधिकारों को सबसे पहले लागू किया गया है तो वो माना जाता है ब्रिटेन। ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम ने वहाँ के सामंतों को 1612 ईस्वी में कुछ अधिकार प्रदान किए गए थे, और ये जो अधिकार प्रदान किए गए थे एक घोषणा पत्र के रूप में प्रदान किए गए थे, जिन्हें मैग्ना कार्टा कहा गया। यानी कि आपको समझना है कि मैग्ना कार्टा क्या था, और ये ब्रिटेन में इन अधिकारों का सबसे पहले कैसे प्रयोग होता है कि 1612 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम ने वहाँ के सामंतों को कुछ अधिकार प्रदान किए गए थे, जो विश्व में यह सबसे पहला उदाहरण माना जाता है, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक पहला उदाहरण माना जाता है। और ये जो अधिकार सामंतों को प्रदान किए गए थे एक घोषणा पत्र के रूप में प्रदान किए गए थे, और इस घोषणा पत्र को मैग्ना कार्टा कहा गया। इसी वजह से इस भारतीय संविधान के भाग 3 जिसमें मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है, इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा गया। तो इस तरीके से विश्व में मूल अधिकारों का जो जननी देश माना जाता है वह ब्रिटेन माना जाता है। दूसरी चीज, यहाँ पर सर्वप्रथम मूल अधिकारों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने वाला जो देश है वह है यूएस। विश्व का पहला लोकतांत्रिक संविधान अगर आप कहो, या फिर आधुनिक विश्व का पहला जो संविधान है वो यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का माना जाता है। और ये कहा जाता है कि वहीं पर सबसे पहले मूल अधिकार सम्मिलित किए गए। अब यूएसए में मूल अधिकार सम्मिलित किए गए, वहाँ पर यह बात कही जाती है कि इन मूल अधिकारों को संविधान में सम्मिलित करने की क्यों आवश्यकता पड़ती है, क्यों बाद में ये कहा जाता है कि विश्व के अधिकांश संविधानों में इन मूल अधिकारों को सम्मिलित किया गया। यहाँ पर एक घटना घटित होती है कि जब मार्क जेफरसन अमेरिका के संविधान का निर्माण कर रहे थे, तो उस दौरान जब उन्होंने इन मूल अधिकारों के संदर्भ में बात की, इन्हें मूल अधिकार में सम्मिलित करने की बात की, तो वहाँ के उनके जो साथी थे उन्होंने ये कहते हुए कहा कि देखो, पहले तो हम पर विदेशी शासन कर रहे थे, और अब हम यहाँ पर खुद का ही शासन हमारी जनता हमारे द्वारा ही संचालित होगा, तो हम जनता का शोषण तो नहीं करेंगे। वो तो अंग्रेजों ने शोषण किया है, हम क्यों शोषण करेंगे। तो उस स्थिति में मार्क जेफरसन ने एक अच्छा सा जवाब दिया। यहाँ पर इस उदाहरण से आप ये समझ सकते हो कि मूल अधिकारों को संविधान में सम्मिलित करने का क्या औचित्य है। तो मार्क जेफरसन ने एक जवाब दिया, और मार्क जेफरसन ने कहा कि वैसे तो कोई औचित्य नहीं है कि मूल अधिकारों को संविधान में सम्मिलित करें, लेकिन अगर आपको यहाँ पर हम अमेरिका के या हमारे इतिहास के प्राचीन में जाए तो हमें ये जानकारी मिलती है कि हम भी इंग्लैंड से निकले हुए, यानी कि हमारे जो पूर्वज थे वो भी इंग्लैंड से निकले हुए थे। अंग्रेज़ के जो अंग्रेजी जो किसान थे उन्हें यहाँ पर अमेरिका में बसाया गया, वहाँ के जो बंदियों को यहाँ पर काम के लिए लाया गया। कोई व्यापारी या जो विशेष विद्वान वर्ग था, वह विद्वान वर्ग यहाँ पे आया, यानी कि हम हैं तो वही अंग्रेजों के सगे संबंधी, लेकिन उसके बावजूद भी इन अंग्रेजों ने हमारे साथ शोषण किया, और ये भी जानते थे कि हम इन्हीं के, ये कहा जाता है कि इन्हीं के सगे संबंधी या इन्हीं के भाई बंद हैं।
लेकिन उनके बावजूद भी उनके द्वारा हमारा शोषण किया। तो मार्क जेफरसन ने कहा कि जब भी किसी व्यक्ति को सत्ता प्राप्त हो जाती है तो कभी न कभी वह उस सत्ता के मद में इतना चूर हो जाता है कि वह अपने ही लोगों का शोषण करने लग जाता है। और इसी शोषण से को रोकने के लिए हमें संविधान में क्या सम्मिलित करना चाहिए? मूल अधिकार, ताकि आने वाले समय में हमारे द्वारा जो निर्वाचित किए गए जनप्रतिनिधि हैं वह जनता का शोषण न कर सके। और ये मौलिक अधिकार एक संवैधानिक अधिकार होंगे जिनका संरक्षण आपके संविधान द्वारा किया जाएगा। और कोई भी किसी प्रकार की जो शक्तियाँ है या जो किसी प्रकार की जो सरकारी शक्तियाँ है वह जनता का शोषण न कर पाए। तो इस वजह से अमेरिकी संविधान में इन मूल अधिकारों को सम्मिलित किया गया। और आज ये जो हर देश में इन मूल अधिकारों को सम्मिलित किया गया है उसका औचित्य भी यही माना जाता है कि जो देश का जो अधिकारी वर्ग या शासक वर्ग है वह जनता का शोषण न कर सके या उन्हें आगे उनके जो मूलभूत अधिकार है उनको न रोक सके। इसी वजह से भारतीय संविधान या अन्य संविधान में मूल अधिकारों को सम्मिलित किया गया है। तो संवैधानिक दर्जा प्रदान करने वाला पहला देश आपके कौन सा माना जाता है? यूएसए माना जाता है। तो ये तो हमने इसके वैश्विक इतिहास की बात की। आगे हम बात करेंगे भारत में इन मूल अधिकारों की स्थिति क्या थी। भारत में सबसे पहले मूल अधिकारों की मांग किसने की? इसका अगर हम इतिहास की बात करें तो ये कहा जाता है कि जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आता है और इस मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में भारतीयों की जो भावना थी उसके अनुरूप बात नहीं होती, यानी कि जो कुछ अधिकारों की बात नहीं होती। और इसी को देखते हुए 1925 में एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन, एनी बेसेंट द्वारा एक विधेयक प्रस्तुत किया जाता है जिसका नाम था राष्ट्रमंडल विधेयक। और इस राष्ट्रमंडल विधेयक को प्रस्तुत किया गया 1925 में। इस राष्ट्रमंडल विधेयक में सर्वप्रथम भारतीयों के अधिकार की बात की गई। भारतीयों के अधिकार की बात की जाती है इस राष्ट्रमंडल विधेयक में। इसमें लोगों को बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, काम करने की स्वतंत्रता, इस प्रकार की लगभग 8 स्वतंत्रता या अधिकारों के संदर्भ में बात की गई इस राष्ट्रमंडल विधेयक में। तो भारत में ये कहा जाता है कि सबसे पहले जो मूल अधिकारों की मांग अगर किसी ने की तो वो माना जाता है एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट द्वारा ये मांग की जाती है, लेकिन उस समय इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। बाद में ये कहा जाता है कि इन मांगों को आगे बढ़ाया जाता है जब साइमन कमीशन आता है। और साइमन कमीशन का जब यहाँ पर भारत में प्रवेश होता है तो इस साइमन कमीशन का बड़ा विरोध हुआ, क्योंकि साइमन कमीशन का उद्देश्य था कि भारत का एक संवैधानिक जो ड्राफ्ट है या संवैधानिक जो ड्राफ्ट है वो तैयार करना। लेकिन इस साइमन कमीशन में एक भी भारतीय न होने की वजह से इसका अलग अलग जगह विरोध हुआ। और जब इस साइमन कमीशन का विरोध हुआ तो उस समय एक अंग्रेजी शासन थे बर्कनहेड, उनके द्वारा एक बात कही गई कि अगर भारतीयों को लगता है कि वो स्वयं संविधान बना सकते हैं तो वो एक ड्राफ्ट बना के हमें दे, हम आगे की बात देखेंगे क्या उनके द्वारा सही तरीके से संविधान बनाया जा सकता है या नहीं जा सकता। तो इस बात को देखते हुए इस चैलेंज को भारतीय या कांग्रेस आईएनसी ने एक्सेप्ट किया। और ये कहा जाता है कि मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक नेहरू समिति या नेहरू रिपोर्ट गठित की जाती है। नेहरू रिपोर्ट बनाई जाती है 1928 को। और इस नेहरू समिति में लगभग 11 सदस्य थे और जिसमें अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। और इस नेहरू रिपोर्ट में मूल अधिकारों की मांग की गई। तो यहाँ पर एक चीज आपके अच्छा सा तैयार हो सकता है कि भारत में सबसे पहले मूल अधिकार की मांग करने वाला तो उसमें एनी बेसेंट होता है। और अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि भारत में सबसे पहले मूल अधिकारों की मांग करने वाला पहला भारतीय कौन था, तो उसमें आपके मोतीलाल नेहरू, जिन्होंने नेहरू रिपोर्ट के अंतर्गत मूल अधिकारों की मांग की गई। यानी कि एनी बेसेंट के जो राष्ट्रमंडल विधेयक थे उनमें से कुछ अधिकारों को जोड़ते हुए ये कहा जाता है कि आपके नेहरू रिपोर्ट में इन मूल अधिकारों की बात की गई।
तो इस तरीके से आपके नेहरू रिपोर्ट वाली बात हो जाती है। और बाद में 1931 में कराची अधिवेशन होता है, कांग्रेस का कराची अधिवेशन होता है। और इस कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा अध्यक्षता की गई। और इसमें यह कहा जाता है कि मूल अधिकारों या मूल अधिकार के संबंध में मूल अधिकार का संकल्प प्रस्ताव पारित किया जाता है। मूल अधिकारों का एक संकल्प प्रस्ताव रखा जाता है। और इस संकल्प प्रस्ताव को जो रखने वाले प्रस्तावक थे वह थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस संकल्प प्रस्ताव जो जिसका संबंध मूल अधिकार से था उसे इस कराची अधिवेशन में रखा, जिसे ये कहा जाता है कि कांग्रेस द्वारा इसे एक्सेप्ट कर दिया गया, यानी कि इसे पारित कर लिया गया। तो इस कराची अधिवेशन में सबसे पहले आपके मूल अधिकारों के संबंध में जो संकल्प प्रस्ताव था वो पारित कर लिया गया। दूसरी चीज, जब ये कराची अधिवेशन हो गया, इस कराची अधिवेशन के बीच में अब अलग अलग तरीके की मांगें उठती है, अलग अलग तरीके से अधिकारों की बात कही जाती है। और उसके बाद आपके भारत शासन अधिनियम 1935 आता है। भारत शासन अधिनियम 1935 में भारत के बड़े संवैधानिक चेंज किए जाते हैं। और इसके बाद आपके प्रथम विश्व युद्ध की स्थितियाँ बनने को तैयार हो जाती है। वैसे तो 1935 का जो आपका अधिनियम था वो ज़्यादा लंबा 1937 में इसे लागू किया जाता है और उसे 1939 में समाप्त कर दिया जाता है। उसी दौरान आपके प्रथम विश्व युद्ध की स्थितियाँ बन गई। और इस प्रथम विश्व युद्ध की स्थितियों के बाद ये कहा जाता है कि ब्रिटेन पर एक दबाव डाला गया कि भारत जैसे अनेक जो एशियाई जो उपनिवेशिक देश थे उन्हें स्वतंत्र करवाया जाए। और इसी को देखते हुए 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आता है। और इसी क्रिप्स मिशन के द्वारा भारत की संवैधानिक स्थिति का अध्ययन किया जाता है। और इसी दौरान ये कहा जाता है कि 1945 में तेज बहादुर सप्रू द्वारा ये कहा जाता है कि आपके संविधान का जो ड्राफ्ट है, मूल अधिकारों का जो ड्राफ्ट है वो तैयार किया गया। और उसके बाद आपका कैबिनेट मिशन आया और इस कैबिनेट मिशन ने भारतीय संविधान के निर्माण की रूपरेखा तैयार कर दी। तो ये जो एक हमारा मूल अधिकारों से संबंधित इतिहास था वो आपके यहाँ पर 4 पॉइंट तक माना जा सकता है। पहले तो एनी बेसेंट द्वारा इसकी राष्ट्रमंडल विधेयक के अंतर्गत मांग की गई 1925 में। फिर मोतीलाल नेहरू की जो नेहरू रिपोर्ट थी 1928 को जो जारी की गई, इसमें मूल अधिकारों की पुनः बात होती है। कराची अधिवेशन जो कांग्रेस का कराची अधिवेशन था, इस कराची अधिवेशन में मूल अधिकार के संबंध में जो विधेयक था वो पारित कर लिया जाता है। और अब इनका एक मुख्य उद्देश्य, कांग्रेस का एक मुख्य उद्देश्य आपके मूल अधिकार भी बन जाते हैं। और उसके बाद 1945 में तेज बहादुर सप्रू ने इस मूल अधिकार के संबंध में अपना ड्राफ्ट तैयार किया। तो इस तरीके से आपकी आज़ादी से पहले भारत में मूल अधिकारों का जो विकास था इस तरीके से हुआ। इस तरीके की हमें जो प्रेरणा मिली, जो स्वतंत्रता सेनानियों को जो इस मूल अधिकारों के संबंध में जो प्रेरणा मिली, वो प्रेरणा आपको मिलती है ब्रिटेन से। ब्रिटेन का जो मूल अधिकार विधेयक था, अमेरिका का अधिकार विधेयक था, फ्रांस की जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता थी, उनसे हमें ये कहा जाता है कि इस मूल अधिकार की प्रेरणा इन क्रांतिकारियों को या इन आंदोलनकारियों को मिलती है। अब ये तो आपकी स्वतंत्रता से पहले की बात। अब आपका जैसे देश का संविधान का निर्माण शुरू होता है और इसी संविधान के निर्माण के बाद आपके मूल अधिकारों का विकास किस तरीके से होता है, उस पर अगर हम बात करें तो ये कहा जाता है कि जब संविधान सभा की समितियों का गठन हुआ था तो संविधान सभा में कुल 23 समितियां गठित की गई थी, जिसमें से 8 बड़ी समिति थी और आपके 15 छोटी समितियां थी। और इन 8 बड़ी समिति में एक समिति हुआ करती थी जिसमें मूल अधिकार, अल्पसंख्यक, समिति, इसके साथ पूर्वोत्तर का जनजातीय क्षेत्र भी जोड़ा गया था इस समिति के साथ।
मूल अधिकार अल्पसंख्यक समिति, और इस समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे सरदार भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में एक मूल अधिकार अल्पसंख्यक समिति का गठन किया जाता है और ये समिति को भी 3 भागों में डिवाइडेड कर दिया गया। वैसे ये समिति कुल 64 सदस्य थी। ये जो समिति थी, ये समिति 64 सदस्य थी और इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और इनमें से एक समिति और अलग इसमें डिवाइडेड की जाती है और वह थी मूल अधिकार उप समिति। मूल अधिकार उप समिति, और इस उप समिति के जो सदस्यों की संख्या थी वह थी आपके 12 और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी की अध्यक्षता में मूल अधिकार उप समिति जो 12 सदस्य थी उसका गठन किया गया और इस उप समिति ने एक लंबे समय तक आपके भारत का जो सांस्कृतिक इतिहास था, वैदिक इतिहास था या वैदिक काल था, उसको ध्यान में रखते हुए भारतीय मूल अधिकारों का निर्माण किया। और इस भारतीय मूल अधिकारों में अगर हम बात करें तो इस मूल अधिकार से संबंधित जो संविधान का भाग था, यानी कि जो भाग 3 था, इस भाग 3 पर जो बहस होती है संविधान सभा में उसकी वह थी 38 दिन। 38 दिन तक मूल अधिकार के संबंध में आपके संविधान सभा में बहस हुई और उसके बाद ये कहा जाता है कि आपका ये जो मूल अधिकार का जो भाग था ये तैयार हुआ और ये पारित हुआ। तो इसके पारित होने के बाद इसे भारतीय संविधान में सम्मिलित कर लिया गया। इस मूल अधिकार के संबंध में भारत के जो पूर्व राष्ट्रपति और शिक्षाविद थे जिनका नाम डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली था, उन्होंने एक बात कही कि संविधान सभा ने भारतीयों की भावनाओं का कद्र करते हुए या इसको वादा करते हुए तथा विदेश के साथ मित्रता का प्रस्ताव या संधि को स्वीकार करते हुए इस संविधान को सम्मिलित कर दिया। यानी कि इन्होंने इस मूल अधिकार को, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इस मूल अधिकार को एक विदेश और देश यानी कि देश के नागरिकों की भावना और विदेश के साथ मित्रता की भावना, उन दोनों के साथ जोड़ने का आधार माना मूल अधिकार के इस भाग 3 को। तो इस प्रकार आपके भारतीय संविधान में मूल अधिकार सम्मिलित हो जाते हैं और इस मूल अधिकार के सम्मिलित होने के बाद आपके मूल अधिकारों का निर्माण होता है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपके जो मूल अधिकार थे वह मूल अधिकार आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक माने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं बात करूँ 12 तो आपके अनुच्छेद 12 में आपके ये कहा जाता है कि राज्य की परिभाषा के बारे में बात कही गई। राज्य की परिभाषा की यह जो मूल अधिकार हैं वैसे राज्य सरकार के या राज्य के विरुद्ध होंगे, तो वह राज्य कौन होगा, किसके विरुद्ध वह देश के नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त होंगे, तो उस राज्य की जो परिभाषा है उसका उल्लेख आपके किस में किया गया है, आर्टिकल 12 में, कि राज्य है क्या। तो राज्य के अंतर्गत कौन कौन आएंगे, राज्य के अंतर्गत आपके जितने संवैधानिक और गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं, निगम हैं, सरकारी निकाय हैं, उन सबको इस राज्य के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। तो जिनके विरुद्ध देश के नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त होगा तो उस राज्य की परिभाषा का वर्णन आपके आर्टिकल 12 में किया गया है। और आर्टिकल 13 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मूल अधिकार की परिभाषा के साथ न्यायिक पुनर्विलोकन की भी व्याख्या की गई है। बताया गया है कि जो आपका मूल अधिकार है, आपके जो मूल अधिकार हैं, अगर वो मूल अधिकार इस तरीके से हो या सरकार द्वारा इस तरीके के अधिनियम या कानूनों का निर्माण किया जा रहा हो जिससे इन मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, तो ये कहा जाता है कि आपकी जो सरकारें हैं, आपकी जो न्यायालय हैं, वो न्यायालय आपके उस बनाए गए अधिनियम में कटौती उस सीमा तक कर सकते हैं जहां तक वह किसी नागरिक के मूल अधिकारों का हनन ना कर रहा हो।
तो इस संदर्भ में समझा जा सकता है कि अनुच्छेद 13 में आपके जो मूल अधिकारों की संविधान में स्थिति है या जो ये मूल अधिकार हैं इनकी पावर कितनी है, इस पावर का वर्णन आपके आर्टिकल 13 में किया गया है। और उसके बाद आपके मूलतः जो अधिकार हैं, मूल अधिकार, उन मूल अधिकारों पर अगर हम बात करें तो वो आपके आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 तक आते हैं, मूलतः जो अधिकार हैं। अब यहाँ पर हमें बात करनी है कि कौन कौन से मूल अधिकार हैं आपके, तो और कौन कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उनकी व्याख्या की गई है। तो एक तो आता है आपका समानता का अधिकार, जिसका वर्णन आपके आर्टिकल 14 से अनुच्छेद 18 तक किया गया है। एक आपके स्वतंत्रता का अधिकार और इसका वर्णन किया गया है 19 से 22 तक। स्वतंत्रता के अधिकार के बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, और इसका वर्णन आपके आता है 23 और 24 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और इसका वर्णन 25 से लेकर 28 तक आता है। और उसके बाद आपके धर्म और संस्कृति, लिपि व संस्कृति की रक्षा का अधिकार, और इसका वर्णन आपके 29-30 के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार, जिसे अब आपके संविधान से हटा दिया गया है। संपत्ति का अधिकार जिसका वर्णन किया गया था आपके अनुच्छेद 31 में, और अंत में आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इसका जो वर्णन है आपके आर्टिकल 32 में। तो प्रारंभ में जब आपके संविधान का निर्माण किया गया था तो उस समय मूल अधिकारों की जो संख्या थी वो आपके 7 हुआ करती थी। लेकिन आपके 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन 78 के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार जिसका उल्लेख आपके आर्टिकल 31 में किया गया है, उसे यहाँ से हटाकर आपके अनुच्छेद 300 खंड क में स्थापित कर दिया गया। अब यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं कि आपका पूरा का पूरा आर्टिकल 31 हटा दिया गया है। इसकी कुछ 3 धाराएं आपके आज भी इसमें मौजूद है, जिस पर अभी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आर्टिकल जो 13 है उसके जो अधिकार थे या जो मूल अधिकार थे उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया गया है 300 खंड क में, और यहाँ पर अब ये मूल अधिकार न रहकर यह आपके कानूनी अधिकार हो गया है। और उसी के साथ एक स्वतंत्रता भी, जो आपके संपत्ति की स्वतंत्रता थी, उस संपत्ति की स्वतंत्रता को भी यहाँ पर आर्टिकल 19 खंड 1 से हटाकर आपके 300 खंड क में सम्मिलित कर दिया गया है। तो इस तरीके से अगर हम कहें तो ये आपके मूल अधिकार थे, और इन मूल अधिकारों की वर्तमान जो संख्या है वो 6 रही है। ठीक है, अगली वीडियोज़ में हम बात करेंगे मूल अधिकार के समानता के अधिकार की। इस समानता के अधिकार में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपके समानता का अधिकार है, कब कब किस प्रकार का आर्टिकल या कौन कौन सा संशोधन आया, उस पर डिटेल आपका डिस्कस किया जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप अगली वीडियो को लगातार देखें, या फिर अगर आप डायरेक्ट वीडियो देखते हैं तो आपको आगे का जो डेवलपमेंट है वो किसी तरीके का आपकी समझ में नहीं आएगा। इस वजह से इस वीडियो को लगातार देखते रहें। थैंक यू।